नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की पहली न्यूज़। पहली न्यूज़ है, पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बड़तूमा में संत रविदास मंदिर की नींव रखी। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास के लिए एक मंदिर सह स्मारक की आधारशिला रखी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। ये नींव रखी कहाँ है? बड़तूमा गांव में। समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि संत रविदास के 100 करोड़ रुपए की लागत वाले मंदिर सह स्मारक के निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला रखने के बाद मध्य प्रदेश के सागर जिले के ढाना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया। ढाना में मोदी ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अलावा बीना कोटा रेलवे लाइन के दोहरीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक, अधिकारियों के मुताबिक संत रविदास को समर्पित मंदिर सह स्मारक 11 एकड़ भूमि में फैला होगा। यह संरचना संत रविदास की शिक्षाओं को प्रदर्शित करेगी। इसमें एक संग्रहालय, आर्ट गैलरी और भक्तों के लिए आवासीय सुविधाएं भी होंगी। आइए देखते हैं इससे प्रश्न क्या बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास के लिए एक मंदिर सह स्मारक की आधारशिला रखी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया? तो 4000 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। गगनयान मिशन, इसरो ने ड्रोग पैराशूट परिनियोजन परीक्षण आयोजित किया। ठीक, भारत के प्रस्तावित मानव अंतरिक्ष मिशन के हिस्से के रूप में इसरो ने ड्रोग पैराशूट परिनियोजन परीक्षणों की एक श्रृंखला सफलतापूर्वक आयोजित की है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो के अनुसार परीक्षा चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सुविधा में आयोजित किया गया था। परीक्षण हवाई डिलीवरी अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान DRDO के सहयोग से आयोजित किए गए थे। देखिए, जान लीजिए गगनयान है क्या? तो गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष तक और वापस सुरक्षित परिवहन शामिल है। इसी को गगनयान मिशन कहा गया है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक ड्रोग पैराशूट की तैनाती है, जो क्रू मॉड्यूल को स्थिर करने और पुनः प्रवेश के दौरान इसके वेग को सुरक्षित स्तर तक कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, 5.8 मीटर व्यास वाले शंक्वाकार रिबन प्रकार के पैराशूट हैं। एकल चरण रिफिंग तंत्र का उपयोग करते हैं, जो सरलता से चंदवा क्षेत्र को कम करते हैं और शुरुआती झटके को कम करते हैं। एक सहज और नियंत्रित वश सुनिश्चित करते हैं। टेक्निकल चीज़ है। प्रश्न क्या बनेगा? उस पैराशूट का नाम क्या है जिसे इसरो अपने गगनयान मिशन के लिए परीक्षण कर रहा है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में सुरक्षित परिवहन प्रदान करता है? तो उसका नाम है ड्रोग पैराशूट। नेक्स्ट न्यूज है, IPFA और CSC ने दिल्ली NCR के लिए निवेशक सारथी वैन लॉन्च की। देखिए, वैन की फोटो देख लीजिए, पोस्टर, निवेशक सारथी वैन लॉन्च की। ठीक, वित्तीय साक्षरता की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPFA ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में निवेशक सारथी नाम से 2 निवेशक जागरूकता वैन लॉन्च की हैं, जो अनअवेयरनेस से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थीम के साथ संरेखित हैं। इस रणनीति पहल का उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण वित्तीय शिक्षा का प्रसार करना और दिल्ली NCR क्षेत्र में धोखाधड़ी वाली योजनाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। IEPFA है क्या? निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 2016 को। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में शेयरों, दावा न किए गए लाभांश और परिपक्व जमा डिबेंचर के रिफंड के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के प्रशासन के लिए की गई थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन क्या बनेगा? निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने किस थीम के तहत दिल्ली NCR में निवेशक सारथी नामक 2 निवेशक जागरूकता वैन लॉन्च की है? तो अनअवेयरनेस से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये थीम है। अगली न्यूज़ है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बताए गए IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले विधेयकों की मुख्य विशेषताएं।
देखिए पुराने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पूरे लॉ बदल दिए गए हैं। गृह मंत्री जी उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। देखिए आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 शुरू होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये सीआरपीसी की जगह, और भारतीय साक्ष्य विधेयक इसकी शुरुआत की है। ये विधेयक विभिन्न समितियों की सिफारिश से प्रेरणा लिए हैं। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करने का प्रस्ताव करती है, 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव करती है और 8 नई धाराएं पेश करती हैं। पहले आईपीसी में 511 सेक्शन होता था, अब केवल 356 सेक्शन होता था, अब इसमें कुल 356 सेक्शन होंगे। राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है। हालांकि विधेयक में राज्य के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है। विधेयक की धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। धारा 150। विधेयक मॉब लिंचिंग के अपराध को दंडित करने का प्रावधान करता है। इसके लिए 7 साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड, यानी मॉब लिंचिंग के लिए मृत्युदंड का प्रावधान हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त करती है, उनके 160 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव करती है और नए 9 प्रावधान पेश करती है। पहले टोटल 484 धाराएं थीं, अब 533 धाराएं हो जाएंगी। भारतीय साक्ष्य विधेयक अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करता है, 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव करता है और एक नया प्रावधान पेश करता है। इसमें कुल 170 धाराएं हैं। ये मेजर अमेंडमेंट है लॉ में। नए प्रावधान कौन कौन से हैं आईपीसी में? 109 संगठित अपराध, 110 छोटे संगठित अपराध या सामान्य रूप से संगठित अपराध, 111 आतंकवादी कृत्य का अपराध, 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य, और धारा 302 क्या हो गई है? छीनना। पहले आप सबको रटा होगा, दफ़ा 302 क्या हुआ करता था? हत्या के लिए जो दोषी पाए जाते थे उनमें उनकी सज़ा। 300 में हत्या डिफाइन था और 302 में उसकी सज़ा का प्रावधान था। अब 302 में सज़ा का प्रावधान नहीं रह गया, अब 302 में छीनना है। पूरा लॉ ही चेंज हो गया। प्रश्न क्या बनेगा? हाल ही में गृह मंत्री ने संसद में आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले विधेयक पेश किए। उसी के संदर्भ में आईपीसी का क्या अर्थ है? तो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसका मतलब है इंडियन पेनल कोड। अगली न्यूज़ क्या है? ट्यूनीशिया, लीबिया, उप सहारा अफ्रीका की ओर व्यापार गलियारा बनाएंगे। ठीक, ट्यूनीशिया और लीबिया एक महाद्वीपीय व्यापार गलियारा बनाने पर सहमत हुए हैं, जो दोनों देशों को उप सहारा अफ्रीका से जोड़ेगा। दोनों देशों के मंत्रियों ने मेलों के आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, मुक्त व्यापार आदि पर कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया। दोनों पक्षों ने ट्यूनीशिया और लीबिया के बीच रास एंजर सीमा पार के पुनर्वास और विकास के महत्व पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अफ्रीका के लिए एक वाणिज्यिक पोर्टल बनाना, उस क्षेत्र को जो उप सहारा देशों के साथ आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में सक्षम हो। ट्यूनीशिया देश के बारे में समझ लेते हैं। राजधानी ट्यूनिस है, राष्ट्रपति कैस सईद हैं, मुद्रा ट्यूनीशियाई दिनार है, आधिकारिक भाषा क्या है? अरबिक यानी अरेबिक। प्रश्न क्या बनेगा? ट्यूनीशिया किस देश के साथ एक महाद्वीपीय व्यापार गलियारा बनाने पर सहमत हुआ है, जो दोनों देशों को उप सहारा अफ्रीका से जोड़ेगा? तो लीबिया के साथ। अगली न्यूज़ है, मोरक्को को इजराइल निर्मित रक्षा प्रणाली की खेप प्राप्त हुई है। मोरक्को को इजराइल निर्मित बराक MX विमान भेदी और मिसाइल रक्षा प्रणाली की पहली खेप प्राप्त हुई है। इजरायली डिलीवरी 500 मिलियन US के अनुरूप है। फरवरी 2022 में दोनों देशों द्वारा डॉलर हथियार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। बताया गया है कि इस प्रणाली को आधुनिक खतरों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2022 में 76% बाजार हिस्सेदारी के साथ अमेरिका मोरक्को का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना है और फ्रांस 15% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हथियार आपूर्तिकर्ता का मतलब कि मोरक्को को जो हथियार की ज़रूरत है उसकी पूर्ति कौन कर रहा है? पहले नंबर पे अमेरिका 76% और दूसरे नंबर पे है फ्रांस 15%। उनके हथियार की ज़रूरतों को इन्हीं दोनों देश पूरा कर रहे हैं। प्रश्न क्या बनेगा? हाल ही में किस देश को इजराइल द्वारा निर्मित बराक MX विमान भेदी और मिसाइल रक्षा प्रणाली की पहली खेप प्राप्त हुई है? कौन से देश को? मोरक्को को।
अगली न्यूज़ क्या है? भारतीय बैडमिंटन संघ, देख लीजिए सबको। भारतीय बैडमिंटन संघ ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। देश में खेल को बढ़ावा देते हुए भारतीय बैडमिंटन संघ ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया, जो न केवल खिलाड़ियों के कौशल को निखारेगा बल्कि कोच भी तैयार करेगा। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाओं की एक प्रभावशाली श्रृंखला का दावा करता है, जिसमें चरण 1 में 60 एथलीटों की कठोर प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए उल्लेखनीय 16 कोर्ट शामिल हैं। प्रश्न क्या बनेगा इस न्यूज से? हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ ने किस राज्य सरकार के साथ राज्य में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? असम, एकदम सही जवाब। नेक्स्ट न्यूज, मतदान से पहले पाकिस्तान के सीनेटर अनवर उल हक काकर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नामित किया गया। ये हैं अनवर उल हक। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विपक्षी नेता राजा रियाज ने चुनावों की देखरेख के लिए सीनेटर अनवर उल हक काकर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नामित करने पर सहमति व्यक्त की। बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत के कम प्रसिद्ध राजनेता काकर नई सरकार चुने जाने तक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र को आर्थिक और राजनीतिक संकट से निकालने के लिए कैबिनेट और सरकार का नेतृत्व करेंगे। पाकिस्तान के संविधान के तहत एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार राष्ट्रीय चुनाव की देखरेख करती है, जिसे संसद के निचले सदन के विघटन के 90 दिनों के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। देखिए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की पसंद इस बार अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। क्यों? क्योंकि उम्मीदवार के पास आर्थिक मामलों पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त शक्तियां होंगी और इस डर के बीच कि चुनाव में 6 महीने तक की देरी हो सकती है, इसलिए इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पाकिस्तान के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि पता ही होगा, राजधानी इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। और मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। अगली न्यूज़, बिजली की कमी वाले मेघालय में सीएम सोलर मिशन लॉन्च। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड ने संगमा से इस उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य में बिजली की कमी को कम करने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। सरकार की ओर से अगले 5 साल में पैसा निवेश किया जाएगा। राज्य सरकार शुरुआत में सौर मिशन के लिए सालाना 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह मिशन न केवल बिजली की कमी को दूर करेगा, बल्कि मेघालय के लिए लचीलेपन, स्वतंत्रता और हरित प्रगति के लिए एक नए युग की शुरुआत भी करेगा। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं से आपूर्ति की जाने वाली 378.38 मेगावाट की स्थापित क्षमता है, जबकि वर्तमान चरम बिजली की मांग 500 मेगावाट से अधिक है। मेघालय के बारे में समझ लेते हैं। राजधानी इसकी क्या है? शिलोंग। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। आधिकारिक फूल क्या है? पैपी ओपेडलम इंसिग्ने है। आधिकारिक वृक्ष क्या है? गमेलिना आर्बोरिया है। आधिकारिक पक्षी सामान्य पहाड़ी मैना और आधिकारिक पशु धूमिल तेंदुआ। प्रश्न क्या बनेगा? किस राज्य सरकार ने इस उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य में बिजली की कमी को कम करने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया? तो मेघालय सरकार ने। ठीक, अगली न्यूज़, IFFM अवार्ड्स 2023 विजेताओं की सूची। सीता रामम और SRK की पठान को मिला शीर्ष सम्मान। विश्व स्तर पर भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्म और OTT सामग्री का सम्मान करते हुए 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित किए गए। मृणाल ठाकुर और दुलकर सलमान अभिनीत तेलुगु फिल्म सीतारामम ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, जबकि शाहरुख खान की पठान ने पीपल चॉइस अवार्ड जीता। प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में रानी मुखर्जी, कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और विजय वर्मा ने भी बड़ी जीत हासिल की। देखिए, विजेताओं की सूची देख लीजिए। जूरी पुरस्कार किसको किसको मिले? सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर। सर्वश्रेष्ठ इंडियन फिल्म आगरा। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मेल आगरा के लिए मोहित अग्रवाल। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फीमेल मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर पृथ्वी कोनानूर फॉर हेडनलैंड 2 17ers। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी? सर्वश्रेष्ठ फिल्म सीतारामम। एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष दहाड़ के लिए विजय वर्मा।
एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला, ट्रायल बाय फॉर फायर के लिए राष्ट्रीय देशपांडे। सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला कौन सी? जुबली। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पीपल चॉइस अवार्ड नीलेश नाइक द्वारा कनेक्शन क्या है? और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म ऑस्ट्रेलिया मार्क रसेल बर्नार्ड द्वारा होम। प्रश्न क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में, मतलब पूरी लिस्ट आपको दिख गई है, प्रश्न इसमें से कहीं भी बन सकता है, कोई भी बना सकता है, कुछ भी। एक जो प्रश्न का एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया में 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो सीता रामम। आज की न्यूज़ एनालिसिस में इतना है। कल हम लोग और न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।